Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochem. In this video lecture I will discuss about experiments for DNA as a genetic material. इससे पहले हम लोगों ने देखा है DNA, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, टाइप्स ऑफ DNA, पैकेजिंग ऑफ DNA, जिसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप इसलिए यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, किन किन साइंटिस्ट ने किया और क्यों किया गया। तो आइए पहले देखते हैं कि क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया गया डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के लिए। यहाँ पे पहले हमें पता है कि हमारे पास क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए है, आरएनए है। तो अब किसी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए, प्रोटीन या आरएनए या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, वो पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, इसके लिए 3 जो है एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें हमारे पास लास्ट वाला जो है हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट फाइनल एक्सपेरिमेंट था और स्टार्टिंग किया गया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, जितने साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं ना तीनों एक्सपेरिमेंट में, आपको यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए। किस बैक्टीरिया में किया गया था, कौन कौन सी स्ट्रेन यूज की गई थी, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है और याद रखना है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो साइंटिस्ट के नाम पूछेगा, या तो बैक्टीरिया पूछेगा, या बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कॉज करती है ये पूछेगा, कौन सा स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया का वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट होता है, ये वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में किया गया था, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में किया गया था। एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो अगर आपको एनसीईआरटी के थ्रू जो नीट में आता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी करके आएगा, तो आपको ये भी आंसर लगा देना है। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नहीं दिया, ज़्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ही देता है क्योंकि नीट जो एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नहीं मिलता तो आप डिप्लोकोकस न्यूमोनी रहेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नहीं दिया है तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है क्या, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती है, ये हम लोग बैक्टीरिया वाले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में वहाँ पे देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग में जो 2 हमको टाइप की बैक्टीरिया मिलती हैं, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी की है। ठीक है, ये कॉज कौन सा डिजीज़ करती है, ये न्यूमोनिया कॉज करती है। क्या करती है, न्यूमोनिया कॉज करती है। तो आपको पता हो गया कि ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस बैक्टीरिया को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि न्यूमोनिया जो है कॉज करती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन इन्होंने ली थी, 2 स्ट्रेन ली थी। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन क्या होता है। तो मान लीजिए कोई आपके पास बैक्टीरिया है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई आपके पास बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। अब इसके 2 नेचर हैं। एक नेचर ये है कि ये डिजीज़ कॉज करेगा, और दूसरा नेचर है कि ये डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। मतलब एक नेचर हमने देखा डिजीज़ कॉज करेगा, दूसरा डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे इसके क्या हो गए, बैक्टीरिया एक ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, लेकिन इसके सब टाइप कितने हो गए, इसके 2 सब टाइप हो गए ना। जो एक डिजीज़ कॉज कर रहा है, डिजीज़ कॉज करने वाले को हम लोग बोल रहे हैं वायरुलेंट या पैथोजेनिक स्ट्रेन, या हम लोग बोल रहे हैं नॉन वायरुलेंट मतलब जो डिजीज़ कॉज नहीं करता, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पैथोजेनिक बोलेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, बट इसके 2 स्ट्रेन जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में लिए गए थे। कौन कौन से, एक तो वायरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है, या हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्मूथ स्ट्रेन या कैप्सुलेटेड स्ट्रेन। ठीक है, आपको सारी चीज़ें याद रखनी। ये
स्ट्रेन के अलग अलग नाम हैं, जैसे वायरुलेंट बोल दिया हमने, स्मूथ स्ट्रेन बोल दिया, या कैप्सुलेटेड स्ट्रेन बोल दिया। अब कैप्सुलेटेड क्यों बोलते हैं? मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया पे इसकी आउटर कवरिंग, ये देख रहे हैं ना, ये पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो बैक्टीरिया है ये एक और कवरिंग से, समझने के लिए ये हमारे पास कवरिंग से क्या है, कवर्ड है। और हमारे पास जो रफ स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन में देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं है। मान लीजिए ये आपके पास रफ स्ट्रेन है, देखिए यहाँ पे क्या है, रफ स्ट्रेन है, और ये कौन सा स्ट्रेन था, ये स्मूथ स्ट्रेन था। क्यों हम स्मूथ बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग यहाँ पे पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है, लेकिन रफ स्ट्रेन वाले में इसकी जो सरफेस देखिए कैसी है, रफ है। तो ऐसे समझने के लिए आप ये बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रफ, और इसको क्या बोल रहे हैं, स्मूथ। और ये स्मूथ वाली क्या है, वायरुलेंट है। क्यों वायरुलेंट होती है? कि जब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये बैक्टीरिया जो है एंट्री करेगा, ठीक है, तो वहाँ इम्यून सेल्स जो होती हैं इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा कवरिंग है, ठीक है। लेकिन रफ वाली को क्या कर देंगी, रफ वाली को डिग्रेड कर देंगे, मतलब इसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, और यहाँ पे इसका फैगोसाइटोसिस नहीं होगा, मतलब ये डिग्रेड नहीं, इम्यून सिस्टम से बच, स्कैप फ्रॉम इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम से बच जाएगा और इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। और डिग्रेडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाएगी, रोडेंट में, मैमल्स में, तो वहाँ पे क्या करेगी, अपने स्ट्रेन से रिलेटेड डिजीज कॉज करेगी। जैसे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस क्या कर रहा है, न्यूमोनिया कॉज कर रहा है, तो ये न्यूमोनिया कॉज करेगी, ठीक है। तो आपने देखा कि एक स्ट्रेन ऐसी है जो कि अगर एंट्री कर गई तो वहाँ पे जिस भी ऑर्गेनिज्म एंट्री कर रही है उसके इम्यून सिस्टम से बच जाती है और डिजीज कॉज करती है। लेकिन उसी की दूसरी स्ट्रेन क्या होती है कि वो एंट्री करती है और वहाँ के इम्यून सिस्टम द्वारा उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है, डिग्रेड करके उसको शरीर, बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो डिजीज कॉज कर रही है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, हमने बताया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैप्सुलेटेड होती है, ठीक है। क्या होती है, कैप्सुलेटेड होती है। अब ये कैप्सुलेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, या बैक्टीरिया जब ट्रांसफ़र हुई तो उस ऑर्गेनिज्म के में प्रेजेंट था, उसके कारण आ गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो इसके पास पॉलीसैकेराइड की कवरिंग के लिए जीन है वो बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। मतलब अगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा कवरिंग है, तो ये जो बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में जीन है इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वे अपने से बन जाता है। तो आपने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की कौन सी स्ट्रेन, दो स्ट्रेन होती हैं, कौन कौन सी, एक वायरुलेंट और दूसरा नॉन वायरुलेंट, और वायरुलेंट वाले को हम लोग बोलते हैं स्मूथ। अच्छा, आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी, वो याद रखनी है थर्ड एस, ठीक है। एस स्टैंड फॉर स्मूथ एंड आर स्टैंड फॉर रफ। लेकिन आपको यहाँ पे ये नंबर लिखा गया है ना, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे वायरुलेंट के केस में कितना है, थर्ड एस है, और नॉन वायरुलेंट के केस में कितना है, सेकेंड आर है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो आपको दे देगा कि सेकेंड एस जो है वायरुलेंट स्ट्रेन है, थर्ड आर जो है नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, तो ये गलत होगा। आपको पता है कि वायरुलेंट स्ट्रेन कौन सी है, थर्ड एस है, और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन कौन सी है, सेकेंड आर है। तो एग्जाम में अगर आएगा कि विच वन इज़ वायरुलेंट, विच वन इज़ नॉन वायरुलेंट, तो आप इजिली यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब साइंटिस्ट ने किया क्या था, साइंटिस्ट ने किया, अब आपको पता चल गया कि बैक्टीरिया की एक सेकेंड आर स्ट्रेन है, एक थर्ड स्ट्रेन है। आपको ये भी पता चल गया ये डिजीज कॉज करता है, मतलब ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो क्या करेगा, उसकी डिजीज कॉज करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की। सेकेंड आर वाला क्या करेगा, इंजेक्ट होगा और ये उस ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम से ये डिग्रेड कर दिया जाएगा, जिसके कारण ये डिजीज कॉज नहीं कर पाता। अब देखिए क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, साइंटिस्ट ने क्या किया कि सेकेंड आर का मतलब बैक्टीरिया है, वो लाइव कंडीशन में है, उसको क्या किया, इन्होंने इंजेक्ट कराया, ठीक है। किसके अंदर इंजेक्ट कराया, उन्होंने माउस के अंदर इंजेक्ट कराया। अब माउस के अंदर जब इंजेक्ट कराएगा, मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा रहे हैं, ऐसा समझिएगा। तो वो माउस क्या कर रहा था, सर्वाइव, मतलब एलाइव था, जिंदा था, जीवित था। क्यों? क्योंकि इस माउस का इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया की सेल को क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, मतलब इसकी एक्टिविटी शो नहीं हो पाई,
ठीक है, ये डिजीज़ कॉज नहीं कर पाए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जब थर्ड एस लाइव कंडीशन, लाइव मतलब वो बैक्टीरिया लाइव है, उसको डिग्रेड नहीं किया गया, उसका किसी तरीके से डीनेचर नहीं किया गया है, और इसको इंजेक्ट कराया जब माइस में, तो माइस का इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को डिग्रेड नहीं कर पाया और इस माइस के अंदर ये बैक्टीरिया सरवाइव किया। और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ है, इससे रिलेटेड डिजीज़ क्या है, न्यूमोनिया, वो इस माइस को हो जाती है और माइस की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब क्या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अगर हम इस जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर रहा है उसको अगर हम क्या करें, डीनेचर कर दें। डीनेचर कैसे करेंगे, मान लीजिए बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को हम लोग टेम्परेचर दे दें, ठीक है, और टेम्परेचर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब ये हो गया कि अब ये बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी शो नहीं करता, क्यों कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट थे अब वो डीनेचर हो चुके हैं, अब वो डीनेचर हो चुके हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, अब वो क्या नहीं कर सकते, डिजीज कॉज नहीं कर सकते, डीनेचर हो चुके हैं, फ्रैगमेंटेड ऐसे समझ लीजिए। तो अब देखिए हीट किल्ड जब थर्ड एस को इंजेक्ट कराया किसमें, माइस में, तो क्या हुआ, माइस जो है अलाइव था, ठीक है, जीवित था। मतलब हमने यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर हम थर्ड एस वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इंजेक्ट करा रहे हैं, तो माइस की डेथ हो जा रही है। लेकिन जब यहाँ पे देखा उन्होंने कि इसको हमने पहले डीनेचर किया, मान लीजिए आप बैक्टीरिया लिए, उसको टेम्परेचर दे दिया, अब आपको पता है कि 50 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बैक्टीरिया की सेल को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगी, मतलब उसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। जैसे अब समझ लीजिए हमारे पास डीएनए है, अगर हम उसको टेम्परेचर दे दें क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, जो कि अभी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो डीनेचर हो गया कि नहीं, मतलब जो अपनी एक्टिविटी इस फॉर्म में शो करता है अब ये क्या करेगा, नहीं करेगा, मतलब इस फॉर्म में तो नहीं करेगा ना। तो जब हम इसको लिविंग होस्ट में इंजेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, उस होस्ट को नुकसान नहीं करेगा। तो यही हुआ वहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अब आप देखिए कि जब हम हीट किल्ड थर्ड एस, जो भी सस्पेंशन है हमारे पास, हीट किल्ड करने के बाद उस बैक्टीरिया को, और उसको किस में हमने इनोकुलम की डाला, सेकेंड आर बैक्टीरिया जो कि लाइव कंडीशन, इसमें हीट किल्ड, सेकेंड आर वाले को हीट किल्ड नहीं किया लेकिन थर्ड एस वाले को हीट किल्ड किया। इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों के, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें एक हमारे पास ये सेकेंड आर लाइव कंडीशन में बैक्टीरिया है, इसको किसी भी तरीके का हम लोग ट्रीटमेंट नहीं किए हैं, और इसमें क्या किए कि थर्ड एस वाला जो हीट किल्ड किए थे बैक्टीरिया उसको भी इसी में मिला दिया, ठीक है। अब जब मिला दिया तो इसको, अब तो उसको हम लोग मिक्सचर को कहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इसको इंजेक्ट कर रहे हैं माइस के अंदर, ठीक है। अब जब इस मिक्सचर को माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो माइस को देखा गया कि वो क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, माउस वहाँ पे क्या होगा, डाई, ठीक है। अब जब साइंटिस्ट ने देखा कि माउस वहाँ पे डेथ हो चुकी है, किस कारण हुई है ये उन्होंने नहीं बताया, बट ये बताया कि कुछ तो फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, सेकेंड आर, देखिए जब सेकेंड आर को इंडिविजुअली इंजेक्ट करा रहे थे माइस क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था, ठीक है। और जब हम लोग हीट किल्ड थर्ड एस को इंजेक्ट करा रहे थे तब भी माइस सर्वाइव कर रहा था, लेकिन जब हीट किल्ड सेकेंड आर एक साथ मिला रहे थे, लेकिन सेकेंड आर यहाँ पे क्या है, लाइव है, और थर्ड एस जो है वो हीट किल्ड है, मतलब ये अपनी एक्टिविटी इंडिविजुअली नहीं शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आर के साथ मिलकर के अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है, थर्ड एस सेकेंड आर के साथ मिलकर के अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। तब ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो कि लाइव सेकेंड आर वाली बैक्टीरिया को चेंज कर रहा है जब हम उसके साथ हीट किल्ड थर्ड एस मिला रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे इन्होंने किसी भी बायोमॉलिक्यूल का नाम नहीं लिया, ना तो उन्होंने डीएनए बताया, ना तो प्रोटीन बताया, ना तो आरएनए बताया, ना तो लिपिड बताया, ना तो पॉलीसैकेराइड बताया, ठीक है। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ सेकेंड आर इनटू थर्ड एस, कब, जब हम लोग हीट किल्ड थर्ड एस को सेकेंड आर के साथ मिलाते हैं,
तो आपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर सेकेंड आर को सिर्फ मिला रहे इंजेक्ट करा रहे हैं माउस में तो माउस अलाइव है, थर्ड एस को अगर हम इंजेक्ट करा रहे हैं तो माउस की डेथ हो जा रही है, और अगर हम लोग हीट किल्ड थर्ड एस जो है इंजेक्ट करा रहे हैं माउस में तो माउस जो है वो अलाइव कंडीशन में है। और यहाँ पे फिर देखा था साइंटिस्ट ने कि हीट किल्ड थर्ड एस जो कि अपनी एक्टिविटी इंडिविजुअली नहीं शो कर रहा है, सेकेंड आर जो कि माइस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया गया उसके बाद मिलाया गया तो वो क्या देखा कि माउस की जो है डेथ हो जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया कि कोई तो ऐसा फैक्टर है जो सेकेंड आर को थर्ड एस में कन्वर्ट कर रहा है जब हीट किल्ड थर्ड एस वाले का कंपोनेंट सेकेंड आर लाइव वाले बैक्टीरिया स्ट्रेन के साथ हम लोग मिला रहे हैं। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय ग्रिफिथ। कौन सी बैक्टीरिया यूज किया गया था, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी और डिप्लोकॉकस निमोनी। स्ट्रेन कौन सी थी, दो स्ट्रेन थी, वायरुलेंट वाली है थर्ड एस और नॉन वायरुलेंट वाली है सेकेंड आर। तो आप यहाँ पे देखें कि किस तरीके से चेंज कर रहा है सेकेंड आर अपना नेचर जब हम उसको हीट किल्ड के साथ मिला दे रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी ये क्लू नहीं मिला कि कौन सा एक्सपेरिमेंट, इसीलिए इसका बायोकेमिकल प्रूफ जो है देने के लिए जो है 3 और साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसका जो है बायोकेमिकल प्रूफ दिया। बायोकेमिकल प्रूफ का मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है कि प्रोटीन है, वो यहाँ पे पता चल गया था। लेकिन ये जो है लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को उस समय पॉपुलैरिटी इतना नहीं मिली थी। फाइनल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके लिए वो था हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं बायोकेमिकल प्रूफ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हुआ क्या था। ये जो है एक्सपेरिमेंट ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैकार्टी के द्वारा रिपीट किया गया था, ठीक है। और इन्होंने आइडेंटिफाई किया था बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, ठीक है, जो सेकेंड आर के नेचर को थर्ड एस में कन्वर्ट कर रहा है। वो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है भाई जो सेकेंड आर को थर्ड एस का नेचर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचर कन्वर्ट करेगा, अब वो कैसे पता चला, इन्होंने क्या किया, देखिए इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि मान लीजिए हमारे पास अगर होगी प्रोटीन, क्या होगी, प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होगी उसको डीनेचर करना होगा तो हमें कौन सा एंजाइम लेना पड़ेगा, प्रोटीएज। कौन सा लेना पड़ेगा, प्रोटीएज। और जब प्रोटीन को प्रोटीएज से हम लोग डाइजेस्ट कराएंगे तो प्रोटीन हमारा क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आरएनए है, आरएनए को अगर हमको डीनेचर करना होगा तो हमें क्या डालना पड़ेगा, आरएनएज डालना पड़ेगा, ठीक है। आरएनएज क्या करेगा, आरएनएज का काम है कि ये आरएनए को डीनेचर कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से डीएनए को डीनेचर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डीएनए को डीनेचर करने के लिए हमारे पास डीएनएज होना चाहिए। और डीएनए जब डाल देंगे तो डीएनए क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, मतलब अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो ग्रिफिथ ने देखा था कि सेकेंड आर जो है वो थर्ड एस में जब कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर प्रोटीन होगा तो जब हम प्रोटीएज डालेंगे तो ये जो थर्ड एस में कन्वर्ट होने के बाद माइस की डेथ हो जा रही थी तो नहीं होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे वो कंपोनेंट प्रोटीन होता तो प्रोटीएज की अप्लाई करने के बाद जो माइस की डेथ हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब अगर हम साइंटिस्ट जो है प्रोटीएज अप्लाई करते तो उनको ये पता चल जाता कि प्रोटीन होगा। लेकिन अगर प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, आरएनएज डालने पे क्या होगा, अगर आरएनए जो है वो फैक्टर होगा जो कि सेकेंड आर को थर्ड एस में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आरएनएज डालने के बाद वो माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर आरएनए होगा तो। क्यों, क्योंकि अगर आरएनए फैक्टर है तो आरएनए को हम जब डीनेचर कर देंगे तो क्या माइस की डेथ होगी, नहीं होगी, ठीक है। और जब नहीं होगी तो हमको पता चल जाएगा कि आरएनए कंपोनेंट है,
ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आरएनए भी नहीं हुआ तो डीएनए की हम चेक करेंगे। तो डीएनए को जब चेक करेंगे तो क्या होगा, डीएनएज डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, डीएनएज डालेंगे। तो जब डीएनएज डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे डीएनएज डालेंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट है डीएनए वो डीनेचर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए होगा तो डीएनएज डालने के बाद हमारे माइस जो वहाँ पे थे वो सरवाइव करते, उनकी डेथ ना होती, ठीक है। तो अब यही तीनों हमारे पास ये जो एंजाइम है, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज, ठीक है। इसी तरीके से लाइपेज अगर लिपिड जो है फैक्टर होगा तो लाइपेज अप्लाई करने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइस जो है सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे आप लोग याद ये रखिएगा कि बायोकेमिकल प्रूफ वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या यूज किया था, एंजाइम यूज किए थे। कौन कौन से एंजाइम, अभी आपको नाम बताया मैंने, आपको एंजाइम का नाम बताया, प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनएज या लाइपेज फॉर लिपिड। तो इसीलिए यूज किया कि अगर मान लीजिए फैक्टर प्रोटीन होगा तो प्रोटीएज अप्लाई करने के बाद वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसी तरीके से डीएनए और आरएनए के लिए भी है। तो आइए देखते क्या हैं। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि पहले तो जीन फॉर कैप्सूल फॉर्मेशन प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसके लिए जो जीन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। फिर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले साइंटिस्टों ने इन्होंने वो जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है ना उसमें से प्रोटीन, डीएनए और आरएनए निकाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि पता लगाने के लिए, ठीक है, पता लगाने के लिए। अब क्या किया कि इन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रोटीन फैक्टर है कि डीएनए फैक्टर है कि आरएनए फैक्टर है जो कि सेकेंड आर को थर्ड एस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड, और हीट किल्ड ही इसलिए लिया क्योंकि हीट किल्ड मिला रहे थे तभी सेकेंड आर का नेचर चेंज हो रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब तक सेकेंड आर अपने इंडिविजुअल फॉर्म में था तब तक वो कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे वो हीट किल्ड के साथ मिल गया तब वो क्या कर रहा है, तब डिजीज़ कॉज कर रहा है ना। तो इन्होंने क्या किया कि सबको अलग अलग निकाला। फिर देखिए क्या किया, अब इन्होंने क्या किया, फिर वही एंजाइम के बारे में बताया कि प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है प्रोटीएज, आरएनए को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है आरएनएज और डीएनए को डिग्रेड करने वाला होता है डीएनएज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, आर सेल मतलब हमारे पास वही जो आर स्ट्रेन है, इसको जब हीट एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें प्रोटीएज डाला, ठीक है। प्रोटीएज डाल दिया मतलब अब अगर इस एक्सट्रैक्ट में प्रोटीन फैक्टर रहा होगा तब हमारे पास जो माइस की डेथ हो रही थी वहाँ पे एस कॉलोनीज नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए कि आर सेल के साथ जब हीट किल्ड एस सेल का एक्सट्रैक्ट ले रहे थे उसमें प्रोटीएज डाल रहे थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तब भी एस कॉलोनीज बन ही रही थी, मतलब प्रोटीन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आर सेल हीट किल्ड एक्सट्रैक्ट और आरएनएज डाल दिया। आरएनएज डालने के बाद यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो कॉलोनी है वो क्या है, अभी भी कैसी बन रही है, एस कॉलोनीज बन रही है। और अगर हमारे पास आर सेल है और वहाँ पे क्या डाल दिया, हीट किल्ड सेल एक्सट्रैक्ट के साथ डीएनएज डाला, तब जो देखिए आप क्या चेंज हो रहा है कि हमारे पास आर कॉलोनीज जो है फॉर्म हो रही। मतलब यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट में जब हम लोग डीएनएज डाल दिए, डीएनए को डीनेचर करने वाला एंजाइम डाल दिए, डीएनएज यहाँ पे एन कैपिटल में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा एन कैपिटल में होगा। और जब हम हीट किल्ड एस एक्सट्रैक्ट में क्या डाल दिए, डीएनएज डाल दिए, तो अब देखिए यहाँ पे एस कॉलोनीज नहीं बन रही। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चल गया कि कौन फैक्टर है। आपने देखा कि प्रोटीएज डाल रहे थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो नॉर्मल जैसे हमारे पास एस कॉलोनी बन रही थी तब भी बन रही है। आरएनएज अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास क्या बन रहा है, एस कॉलोनीज भी बन रही। और एस कॉलोनी क्या करेगी, एस कॉलोनी अगर ग्रो करेगी तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाएगी ये क्या करेगी, डेथ कॉज करेगी। क्यों, क्योंकि न्यूमोनिया कॉज हो जाएगा, न्यूमोनिया से डेथ हो जाएगी। अब लेकिन जब हमने देखा कि डीएनएज डाला, ठीक है, जब डीएनएज डाला तब वहाँ पे आर कॉलोनीज का फॉर्मेशन होने लगा। मतलब इसमें प्रेजेंट जो हमारे पास डीएनए है वो डीनेचर हो गया और डीएनए ही क्या कर रहा था,
आर सेल के नेचर को कन्वर्ट कर रहा था किसमें, एस सेल में, मतलब सेकेंड आर की कॉलोनी को किस में कन्वर्ट कर रहा था, थर्ड असिस्टेंट टाइप में कन्वर्ट कर रहा था, जो कि डीएनए डालने के बाद वो कैसा था, आरएनए अपना इंडिविजुअली वर्क कर रहा था। तो आपने देखा कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने बायोकेमिकल प्रूफ दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ठीक है। तो बायोकेमिकल प्रूफ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, एंड दे यूज 3 एंजाइम, प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनएज। जब इन्होंने डीएनएज अप्लाई किया तब इन्होंने देखा कि हमारे पास एस कॉलोनी नहीं ग्रो हो रही है, मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म में जिनके पास डीएनए होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास डीएनए है ही नहीं उसमें भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, वहाँ पे तो आरएनए होगा ही होगा। उसके लिए भी हम लोग प्रूफ देखेंगे, एक्सपेरिमेंट हैं आरएनए के लिए भी, बट आपको यहाँ पे ये देखना है। तो आपने देखा अभी तक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, बायोकेमिकल प्रूफ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हर्शे एंड चेज के बारे में। तो आप देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। थैंक यू।